रख रही थी। 40 सेकंड आपके पड़े हुए हैं, मेक योर पॉइंट। अमिश जी, मैं यही कह रही थी कि ये जो बयानबाजी की जा रही है, चाहे वो स्टूडियो में की जाए या जनरली बयानबाजी जो की जा रही है, उसमें एक चीज हम लोगों को समझना होगा कि जो हिंसा हुई उसका किसी भी तरीके से जस्टिफिकेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जो सर पे कफन बांध कर निकल जाएंगे, इस तरह की जो बयानबाजी जो काजी कर रहे हैं, या अबू आजमी ने जो कल कहा कि कल परसों जो भी कहा उन्होंने कि बच्चे थे, बच्चों का तो रिएक्शन जस्टिफाइड था, ये एक तरीके से पॉलिटिकल सिग्नल है कि आप अपनी जो हिंसात्मक प्रवृत्ति है उसको बनाए रखिए। एक कौम, एक समुदाय, एक पार्टी आपके साथ खड़ी है। और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इन और आमिर जमई वाला जो स्टेटमेंट है उसको भी लेकर के उसकी बिल्कुल साफ जबान में भर्त्स ना करें, क्योंकि अगर ये बार बार मुकुल शर्मा का प्रकरण ला रहे हैं तो जी वेरी मैच्योर पॉइंट फ्रॉम योर साइड कि मैं बहुत नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं चाहता हूं कि इस पर ये डिस्कशन हो, डिस्कशन इसी के अराउंड रहना भी चाहिए। क्या हम प्रोवोकेशन एक तरफ हुआ, प्रोवोकेशन हुआ, उस पर रिएक्शन हो गया, लेकिन जब ये कवर फायर मिलता है तो इन सब लोगों को और बल मिलता है। दानिश कुरैशी, अगर बच्चा घर में चोरी करके आए और उसकी चोरी को छुपाया जाए और कहा जाए कि तुमने बढ़िया काम किया, तो वो बच्चा दोबारा चोरी करता है। अगर इन सब इंसिडेंट्स को बढ़ावा दिया जाएगा तो देश का क्या हाल होगा? ओके, अब मैं जवाब दूं और मैं आशा करूंगा कि अमिश, मैं किसी के बीच में नहीं बोला तो मुझे भी कोई इंटरप्ट ना करें। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, मैं असदुद्दीन साहब के उस स्टेटमेंट की तायद करता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के अंदर में एंटी रेडिकलाइजेशन का एक पूरा यूनिट बनना चाहिए जो नौजवानों के लिए एंटी रेडिकलाइजेशन का पूरा काम करे। सरकार ये नहीं चाहती है। और देखिए, इस देश में दंगों की राजनीति हमेशा से सारी पार्टियां करती आई हैं और करती आ रही हैं। हमें ये देखना पड़ेगा, आखिरकार एक बात बताइए, क्यों इंसान को इंसान से दुश्मनी है जो किसी को जानता भी नहीं है? देखिए, जो सामने सामने पथराव कर रहे हैं वो एक दूसरे के दुश्मन भी नहीं है। कभी किसी का एक पैसा नया किसी ने ना दबाया है, ना मारा है, ना ही उनका कुछ पर्सल खा लिया है। आखिरकार ये जहर वही तो लोगों ने बोया है। दरअसल मुझे लगता है कि इलाज, मैं आ रहा हूं उस पे ही, मैं उसी पे आ रहा हूं। सवाल ये है कि ये जो सियासी पार्टियों ने हमारे देश में ये कम्युनलाइजेशन का जो जहर बोया है अपनी आसान सत्ता पाने के तरीके से, हमें उनको नकारना पड़ेगा। नकारे बिना आप ये समझते हैं कि सिर्फ सेकंड स्पेल, थर्ड स्पेल, फोर्थ स्पेल, एक इंसिडेंट बन जाने के बाद हम चौथे तेवर पे बात करेंगे कि भाई जो पथराव कर रहे थे। देखिए, पथराव और दंगों की राजनीति, इस देश में अंग्रेजों की देन है। उससे पहले कभी भी दंगे नहीं हुए अंग्रेजों के शासन के बाद। आपकी बात सही है कि दंगे अंग्रेजों की देन है, लेकिन मैं आपने बोला साउद्दीन ओवैसी ने बहुत अच्छा काम, आपने बोला कि एक एंटी रेडिकलाइजेशन पूरा उन्होंने दस्ता बनाना चाहिए, लेकिन वही कह रहे थे उस एंटी रेडिकलाइजेशन के दस्ते में सबसे पहले तो उनको भेजना पड़ेगा कि उनकी थोड़ी काउंसलिंग की जाए और उनको बताया जाए कि जहांगीरपुरी हिंसा के बाद बुलडोजर का जो एक्शन था वो मुसलमानों को सामूहिक सजा मिली है। पहले तो वो बयान देंगे, फिर बोलेंगे एंटी रेडिकलाइजेशन दस्ता बना देना चाहिए। किसके लिए बनाना चाहिए? उनको तो अपनी पार्टी में एक दस्ता रखना पड़ेगा। मैं जवाब दूं, अपने भाई को बताने के लिए, अपने प्रवक्ताओं को बताने के लिए। मैं जवाब दूं अमिश जी, मैं जवाब दूं। हाँ, मैं जवाब 20 सेकंड में दीजिए, जवाब दूं इस पे मैं जी। हाँ, बिल्कुल शॉर्ट में जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि एंटी रेडिकलाइजेशन, ये आरएसएस और उसकी भगिनी जो संस्थाएं हैं, उन लोगों के पूरे दस्तों को वहां भेजने की जरूरत है ताकि उनके दिमाग में जो ये जो जहर है नहीं, यू कांट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, वो खत्म हो जाए। दूसरी तरफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं कारण क्या है। आपने बोला, क्या आरएसएस ने बोला किसी दंगे के बाद कि वहां पर हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई हो रही है या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या क्रिश्चियंस के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? बोला आरएसएस ने? नहीं बोला। बोला जिसने उस पर अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, देखिए मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट अमिश सुन लीजिए, मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट सुन लीजिएगा। राम मंदिर के बाद कोई आंदोलन नहीं होगा, कोर्ट से सुलझाइए। थैंक यू सर, दे दीजिए 40 सेकंड दे दीजिए। थैंक यू। मामला कोर्ट में नहीं था। कुछ बातें कही गई कि एंटी रेडिकलाइजेशन होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि एक धर्म या फिर यूं कहिए एक पार्टी जो है यहां पर अपीज करने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैं मिथ तोड़ता हूं। इस देश में किस तरीके से पूरा विपक्ष, व्हेन आई से पूरा विपक्ष मतलब एक एक पार्टी
और एक कौम किस तरीके से परेशान है और किस हद तक परेशान है। आपको याद होगा करौली में दंगे हुए। करौली में दंगे कैसे हुए? वहां पर कौन था? राजस्थान में सरकार तो कांग्रेस की है ना, बावजूद उसके मतलूब अहमद गायब है। ओवैसी ने कहा मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, समाजवादी ने कहा मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, आम आदमी ने कहा मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, अकेले उनको टारगेट किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस की सरकार है। वहां पर इतना दर्द। फिर उसके बाद खरगोन में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कहा गया समाजवादी द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा, कांग्रेस द्वारा और मौलानाओं द्वारा कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। जहांगीरपुरी में जब यहां पर ये दंगे हुए, और सारे दंगे शोभ यात्रा के बता रहा हूं मैं आपको, जब हिंदू एक जलसा लेकर जा रहे हैं, जहांगीरपुरी में भी यही मॉडल अपनाया गया। यहां पर आम आदमी पार्टी ऐड हो गई, आम आदमी, समाजवादी, कांग्रेस और मौलाना सबने कहा कि मुसलमानों को परेशान हुआ जा रहा। आज यूपी में बीजेपी है, यहां पर फिर से वही आम आदमी, समाजवादी, कांग्रेस, आप और मौलाना सब मिलकर कह रहे हैं जो है मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। 37% जो है उन्हीं के जो हैं एनकाउंटर हुए हैं। पूरी स्टेटमेंट में आपको कहीं एक जगह भी हिंदू दिखाई दिया? कोई एक पार्टी इस देश में बता दीजिए जिसने यह कहा हो कि जो पत्थर खा रही है पुलिस या फिर हिंदू या फिर शोभ यात्रा वाले या फिर आम आदमी या फिर दुकानों में आग लगाई जा रही है, उनको मारा जा रहा है। एक पार्टी ने, किसी ने भी, एक मौलाना ने भी, एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड ने भी, एक ने भी ये नहीं कहा कि जो पिट रहा है वो परेशान है। और मैं पुलिस की बात करता हूं, ये जो पुलिस वाला मॉडल ये लेके आए हैं ना, 90 के दशक में पाकिस्तान में नारे लगा करते थे कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आप मुझे एक चीज बताइए, ये वर्दी को मानते नहीं। कल अभी आपको याद है मदनी जी के उसमें सभा में क्या हुआ है? मदनी जी की सभा में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है देवबंद में, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो अदालतें हैं ये देश का संविधान नहीं मानती। ये मानते किस चीज को हैं? पुलिस को ये नहीं मानते। शहर काजी आकर कह दे रहा है मैं कफन बांधकर बैठा हूं, आ जाइए कफन बांधकर। कल अगर आतंकवादी आकर मेरे देश में कहने लगे कि मैं कफन बांधकर बैठा हूं और अगर आप मुझे मारने की कोशिश करोगे या मेरे बच्चों को तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, तो क्या सरकार पीछे हट जाएगी? क्या ये तालिबान है यहां पर कि जो आप चाहो जो भी करो? और बौद्धिक सपोर्ट इस देश में दंगाइयों को और आतंकवादियों को और हर एक लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों को इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां बौद्धिक समर्थन हर रोज करती हैं। ठीक है, अतिकुर रहमान आल्सो वांट्स टू रिस्पोंड। दानिश फर्स्ट 40 सेकंड्स यू, देन दानिश कुरैशी फर्स्ट यू, देन अतिकुर। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जी त्यागी जी जो कह रहे हैं ना, दरअसल इनकी बात में तथ्य कुछ होता नहीं है, सारी हवाबाजी करते हैं। ये कहते हैं पुलिस को नहीं मानते, अदालत को नहीं मानते। अरे तो भाई यहाँ मनुस्मृति तो लागू नहीं है, संविधान लागू है और देश में कानून व्यवस्था के माध्यम से तो सारा प्रोसेस हो रहा है। और आप ये भी देख लीजिए, आप ये भी देख लीजिए आप ये भी, और बताइए ओवैसी का बयान है, मेरा नहीं है। तो ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि इनके यहाँ बुलडोजर जो है एनकाउंटर कर दिया गया। क्या करूं मैं? मानसिकता एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 37% छोड़िए, अगर गलत करोगे, पुलिस के ऊपर हथियार उठाओगे, शोभ यात्रा पर दंगा करोगे, पत्थर चलाओगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी। 37 नहीं चाहे 97% हो। आपको देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए फासिस्ट ताकतों के तो ऐसे बचाओगे संविधान के निकलना ही देश की अदालत पर खिलाफ फतवा जारी करके संविधान बचाओगे। एक पॉइंट देश को उस मोड़ पे ले जाएंगी। फासिस्ट ताकतें इस देश में कौन फासिस्ट ताकतें? ये बड़ा पुराना बयान है, मुझे तो याद आ रहा है जब मैंने कवरेज, जब मैं जर्नलिस्ट बना था और कवरेज करनी शुरू करी थी, तो अक्सर हरकृष्ण सिंह सुरजीत, एक सेकंड, होल्ड ऑन, आई वांट टू मेक अ पॉइंट, एक सेकंड। देखिए, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत जब मैंने रिपोर्टिंग करनी शुरू करी थी तो हरकृष्ण सिंह सुरजीत काफ़ी एक्टिव कभी होते थे, और हरकृष्ण सिंह सुरजीत की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र यही होता था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब, कि ये फासिस्ट सरकार है, ये जो सरकार है ये बड़ी फासिस्ट है, और यही जो फासिस्ट सरकार है इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इसमें लेफ्ट पार्टियां अधिकतर बड़ी भूमिका अपनी निभाती थी, तो फासिस्ट शब्द का इस्तेमाल करती थी। वो फासिस्ट शब्द सुन के मुझे आज एक सवाल दिमाग में आया, और मुझे लगता है कि अतिकुर रहमान से बेहतर कोई नहीं होगा उसको जवाब देने के लिए। अतिकुर रहमान, अगर आप मुझे जवाब दें, कौन है फासिस्ट इस देश के अंदर? कौन सी सरकारें फासिस्ट रही इस देश के अंदर? कौन सी सरकारें फासिस्ट रही इस देश के अंदर? या फिर ये बयान फासिस्ट नहीं लगते आपको, जो बयान मैंने सुनाए हैं अभी कुछ देर पहले और बताए हैं? अमीश भाई, अगर आप एक ब्रॉड माइंडेड डिस्कशन इसके ऊपर करना चाहते हैं तो मेरा इतना ही आर्ग्यूमेंट रहेगा कि अगर आप एक तरफ उंगली उठा रहे हैं तो हम लोगों को सोच लेना चाहिए कि 4 उंगली मेरी तरफ है। अच्छा, अभी आपकी डिबेट पे कहा गया कि तमाम मौलाना इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं कि वो पहले दंगा करें और उसके बाद में उनको पूरी की पूरी
सुरक्षा मिले एडमिनिस्ट्रेशन का, और हमेशा से ये होता रहा है और हमेशा से उनको सपोर्ट मिलता रहा है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, और इसी में छुपा है आपके सवाल का जवाब कि आखिर इकोसिस्टम सपोर्ट करता है कौन है? इकोसिस्टम पूरा के पूरा वो इकोसिस्टम ट्विटर से लेकर कतर तक है। नहीं, इसके लिए आपको मैं अमीश जी समझता हूं कि प्री 2014 और पोस्ट 2014 की भारत के ऊपर ध्यान देना होगा। पूरा के पूरा राम मंदिर मूवमेंट, रथ यात्रा क्या थी? प्रोवोकेशन नहीं था। जब कार सेवकों को एक एडमिनिस्ट्रेशन ने मारा, उन पर गोलियां चलाई, आज तक क्यों उनको कोसा जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन की हिम्मत कैसे हुई? आपने एक अच्छा पॉइंट रखा, मुझे बताइए। चलाने की ना मेरा सवाल है कि आपने बोला प्री 2014 और पोस्ट 2014, जरा मुझे बता दीजिए प्री 2014 और पोस्ट 2014 क्या था? अभी तक हम सोचते थे बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, इंडिया में है प्री 2014 और आफ्टर 2014। प्री कोविड, पोस्ट कोविड भी होगा आने वाले समय के अंदर, लेकिन ये प्री 2014 और पोस्ट 2014 क्या है? क्या फर्क आया? आपको क्या लगता है? आप मुझे अगर एक लाइन से दो लाइन में बता पाए तो। 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का ये भारत, प्रोवोकेशन भी अंतर बताइए। ये प्रोवोकेशन भी एक अंधभक्त की तरफ से आया था, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आप जानते हैं उसे। मैंने कॉइन नहीं किया है, ये प्रोवोकेटिव था। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था कि पूरा राम टेम्पल मूवमेंट, आप तो अंधभक्त को अंधे तरीके से फॉलो नहीं करते। मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं, प्री 20 आपने जो बोला उसी का सवाल पूछ रहा हूं। ये तो मेरा राइट है सवाल पूछना कि 2014 से पहले कैसा भारत है और 2014 के बाद कैसा भारत है। मैं जवाब जान रहा हूं, इसका जानना चाह रहा हूं। आपका तो मौका है, रगड़ दीजिए, बोल दीजिए। तो जवाब दे रहा हूं जी जी जी, द फ्लोर इज योर्स। राम टेम्पल मूवमेंट क्या था? क्या वो संवैधानिक था? क्या विद इन लॉ था? अगर विद इन लॉ था तो एंटी-सीए प्रोटेस्ट क्यों नहीं विद इन लॉ मानते हैं आप? ठीक है, ये प्रोवोकेशन है। जी जी जी, ये प्रोवोकेशन है अमित जी। ठीक है, देखिए कई सारे हाथ खड़े हैं, मेरे को सबका जवाब देना पड़ेगा। आपने एक ऐसा पॉइंट रखा है, रिजवान भी कुछ कहना चाहते हैं, शुभराष्ट्र भी कुछ कहना चाहते हैं, शिवम भी कुछ कहना चाहते हैं। एक एक करके रिजवान, ओके शिवम, पहले मैं आपको 10 सेकंड का मौका दूं। मैं धन्य हो गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर 490 साल बाद बना और कानून के तहत बना, और उसके बाद भी इस देश में बैठे हुए एक सेक्युलर मुसलमान कहते हैं कि ये प्रोवोकेशन से बना। सर, अगर प्रोवोकेशन होता तो 490 साल इंतजार थोड़ी ना। ठीक है, आपने पॉइंट कर रख लिया। ओके 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 ओके, रिजवान अहमद। सुषमा स्वराज ने क्या कहा था? अमीश भाई, सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था? कानपुर पे आओ, मैं कानपुर पे आ जाता हूं। ठीक है, ओके, I think you got your time. Rizwan Ahmed is waiting, Anurag Bhudolia is waiting, and Subhrashtra is waiting. मैं कानपुर पे आ जाता हूं। और रॉन्ग नरेटिव इज बीइंग सेट। कानपुर की घटना को प्रोवोकेशन बोल के अमीश भाई, एज अ लॉयर बता रहा हूं, जहां प्लानिंग होती है वहां प्रोवोकेशन नहीं होता। जहां प्रोवोकेशन होता है वहां प्लानिंग नहीं होती। इस तरह से लॉ पढ़ाया जाता है हम लोगों को। तुम्हें नुपुर ने प्रोवोक किया, तुमने 6 दिन जुम्मे का इंतजार किया, तुमने पेट्रोल खरीदा, तुमने पत्थर इकट्ठा करे। यह प्रोवोकेशन नहीं है, यह क्राइम है, यह गुंडागर्दी है। और गुंडागर्दी का जवाब लाठी से नहीं, गोली से मिलना चाहिए। प्रोवोकेशन नहीं है। प्रोवोकेशन का मतलब होता है कि अमीश भाई ने कुछ बोला और तत्काल मैंने रिएक्शन किया। 7 दिन की प्लानिंग करके और जुम्मे की भीड़ का इंतजार करके हिंसा करने को प्रोवोकेशन नहीं बोलते। दूसरी बात, हर आदमी ने नुपुर पर मुकदमा लिखने से पहले यह बोला कार्रवाई करो, सबने बोला। आज सब क्या बोल रहे हैं? जब मैंने उसका जिक्र किया कि नुपुर को किसने प्रोवोक किया, तो आज सब कह रहे हैं पुलिस अपना काम करेगी। अरे क्यों करेगी पुलिस अपना काम? तुम्हारा ओपिनियन क्या है? तुम बताओ कि अगर नुपुर को प्रोवोक किया गया तो किसने किया? वो सही था या गलत था? तुम अपना ओपिनियन तो दो। पुलिस जो करेगी वो बाद में करेगी। अतीकुर रहमान। अमित जी, प्रोवोकेशन की बात जहां तक है, सबसे बड़ा प्रोवोकेशन यह है कि हमारी सरकार 20 साल से
उस कानून को पास करने में असमर्थ है जो रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग करने के लिए लाया क्या गया बात है, हुई? जो क्राइम और पॉलिटिक्स के नेक्सस को खत्म करने के लिए लाया गया है। जब तक ये कानून पारित नहीं होते हैं, ऐसे ही विशियस सर्कल बनाया जाता रहेगा। नुपुर को अगर किसी ने प्रवोक किया, आप उसके खिलाफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नुपुर को किस